नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन पर बिहार में पहले चलने का मतदान खत्म हो गया है। लोगों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया है। बात कर रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों की तमाम विधानसभा सीटों की, जो कि 18 जिलों की 121 विधानसभा की सीटें हैं। बात दरभंगा से कर रहे हैं। दरभंगा जिले की जो कुल 10 सीटें हैं उसमें कुछ स्थान बहादुरपुर, बेनीपट्टी, दरभंगा, गायाघाट, केवटी, जाले, गौराबौराम और अलीनगर और दरभंगा ग्रामीण सीट शामिल है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कौन चुनाव जीत रहा है, इसी का हम पूरा जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लेकर के हाजिर हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं आपको मैथिली ठाकुर, जो कि जानी मानी गायिका हैं बिहार की, सबसे कम उम्र की प्रत्याशी भी कह सकते हैं आप। वो लड़ रही चुनाव, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे विनोद मिश्रा आरजेडी के। सीट है अलीनगर विधानसभा। और यहाँ पर क्या है इस बार का चुनावी मिजाज, यानी कि जनता ने जो वोट किया उसके हिसाब से क्या फीडबैक निकल के सामने आ रहा है। देवांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। देवांशु, अलीनगर विधानसभा सीट की बात अगर करें तो यहाँ पर विनोद मिश्रा वर्सेस मैथिली ठाकुर है, यानी कि दोनों तरफ ब्राह्मण उम्मीदवार है यहाँ पर। और क्या है, आरजेडी या बीजेपी? हाँ, देखिए यहाँ पर जो हमारे हम तक जो है वो सूचना पहुंची है। देखिए अलीनगर विधानसभा सीट है कि पिछली बार जो है वो वीआईपी पार्टी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और पिछली बार वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, मिलना भी नहीं था। और इस बार बीजेपी ने जो है वो मैथिली ठाकुर को जो है वो टिकट दिया। मैथिली ठाकुर ब्रांड बिहार, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बिहारियों को एक, मतलब कि आप कह सकते हैं कि या भगवान या भक्ति वाले गीत गा के पूरे देश भर में मशहूर है। मैथिली एक एक, एक ब्रांड फेस है और पूरे दरभंगा जिले की किसी से भी आप नाम लीजिए मैथिली ठाकुर तो एक प्राउड इनके लिए जागता है मैथिली ठाकुर के लिए। चुनाव के दौरान कुछ जो हो जाते हैं, जाने अनजाने ही सही, कभी कुछ, हाँ, कुछ हो जाता है। कभी कभी आप होते हो पब्लिक लाइफ में तो न चाहते हुए भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन चीजों को पब्लिक, जनता जनार्दन, जनता मालिक कैसे रिएक्ट करती है उस विधानसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में जो है वो आप चुनाव लड़ रही हैं। देखिए यहाँ पर जो है जो सूचना हम तक पहुंची है रोहित, मैं सीधे तौर पर अब जो है वो कह नहीं सकता कि आरजेडी यहाँ से जीत रही है या मैथिली ठाकुर जो है यहाँ से जीत रही है। फाइट तगड़ी है, फंस कुछ गया भी मामला। कहीं भी हो सकता है, कोई भी निकल सकता है सीट, कोई भी हार सकता है ये सीट। हाँ, मतलब कि जो भी जीतेगा कम मार्जिन, 2-3-4 हजार। चलिए, फंसी हुई सीट, दूसरी सीट है यहाँ पे बहादुरपुर विधानसभा। 3 प्रत्याशी है, मदन सैनी जेडीयू के, अमोर हैदर है जन स्वराज पार्टी के, यहाँ पर भोला यादव है आरजेडी के, लालू यादव के हनुमान कहे जाते हैं। मदन सैनी चुनाव जीत करके आए थे इस सीट से, पिछले बार भोला यादव चुनाव हार गए थे। इस बार क्या है देवांशु बहादुरपुर विधानसभा? बहादुरपुर में कोई ज्यादा इट बट नहीं है। मदन सैनी जो है वो चुनाव एज है उनको यहाँ पर, संभावनाएं जो हैं इनके पक्ष में समीकरण है और तेज तरार नेता के तौर पर भी हैं और काम भी करते हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। और इस तरीके से हैं कि इन्होंने एक बार 2020 के बाद इस्तीफा भी दे दिया था, तो इनका इस्तीफा जो है वो नामंजूर कर लिया गया था। अब और मतलब कि है जनता के बीच में रहने वाले, एज है इनको। तो चलिए, एज है, ये बहादुरपुर सीट की बात हो गई। उसके बाद आते हैं बेनीपुर विधानसभा सीट से। 3 प्रत्याशी यहाँ फिर से, विनय चौधरी जदयू के, अमरेश कुमार अम्बर जन स्वराज के हैं यहाँ पर, मिथिलेश चौधरी कांग्रेस के हैं यहाँ पर। बेनीपुर विधानसभा सीट, इन तमाम इलाकों में प्रशांत किशोर भी खूब घूमे हैं। क्या लग रहा है 3 प्रत्याशी को किसको एज दिख रहा है, जो रिपोर्ट आई है देवांशु उसके मुताबिक? देखिए बेनीपुर में अगर देखें तो पिछली बार लोजपा ने भी चुनाव लड़ा था और इस बार देखिए जो कहा जा रहा था कि लोजपा में जो उस बार कमल राम विनोद झा चुनाव लड़े थे, इस बार वो आरजेडी में थे। काफी कोशिशें के बाद तेजस्वी यादव उन्हें लेकर ही आए थे आरजेडी में कि आप आइए हमारी पार्टी में शामिल होइए, हम आपको जो है चुनाव लड़वाएंगे बेनीपुर से। अब जो हुआ, अब गठबंधन में बात नहीं बनी, क्या हुआ अंदर पता नहीं, टिकट उनको मिलता नहीं है। मतलब कि वो बड़े बिजनेसमैन है, इलाके में जन सेवा करते हैं, तेजस्वी मुंबई जाते हैं तो उन्हीं के मतलब होटल में रुकते हैं। अब क्या होगा मिथिलेश चौधरी का, क्या महागठबंधन बेनीपुर में भीमती घाट का शिकार हुई है या नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन विनय चौधरी मतलब कि एक अच्छे उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी जो है ये विधायक यहाँ से जो है वो बने थे। और सबसे खास बात है ये जो पूरा इलाका है रोहित, दरभंगा वाला बेल्ट जो है ना, वहां से महागठबंधन को सीटें निकालना मतलब कि एक बड़ा, मतलब कि मुश्किल, चैलेंजिंग काम है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और यहाँ पर भी हमें लगता है विनय चौधरी को एज है। चलिए, एज है विनय चौधरी को। सीट आगे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की, और ईश्वर मंडल यहाँ पर जेडीयू के हैं और ललित यादव आरजेडी के। देवांशु यहाँ पे क्या है?
यहाँ पर सीधा कैलकुलेट है, जितने भी लोगों से हम पूछ रहे हैं वो सब एक ही सुर में कह रहे हैं कि ये सीट जो है वो ललित यादव निकालने में कामयाब हो जाएंगे। समीकरण क्या थे, कारण क्या थे, ये तो बात की बात है, लेकिन हम जितने लोगों को हमने फोन किया, पूछा, सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि ये सीट आरजेडी निकालने में कामयाब हो जाएगी। चलिए, ये हो गई बात, आरजेडी जीत रही है सीट को। अब दरभंगा विधानसभा जो शहरी सीट है वहां पर संजय सरावगी हैं, बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, अमरेश सैनी वीआईपी पार्टी के, पुष्पम चौधरी हैं उनकी जो खुद की पार्टी है, और राकेश मिश्रा हैं जन स्वराज की वीआईपी पार्टी वर्सेस है। संजय सरावगी या पुष्पम प्रिया है, राकेश मिश्रा यहाँ पे रेस में है। क्या लग रहा है? देखिए, दरभंगा टॉन वाली सीट बिहार में कहीं भी हो, आप ऐसे भी अगर किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब कि बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में, बिहार में कितनी विधानसभा सीट है, बिहार में नेता कौन है, ये कुछ नहीं पता आपको, मतलब जीरो नॉलेज है आपको बिहार की पॉलिटिक्स में। लेकिन जब आए किसी शहरी सीट पर कुछ बोलने की, आप सीधे एज दे दीजिए बीजेपी को। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस बार मैं एज में थोड़ा सा इसमें ये कंक्लूड करूंगा, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा। उमेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, इस बार ऐसा नहीं है कि हम सीधे तौर पर, जैसे कि हमने कई वीडियो दरभंगा में एज देते चले जा रहे हैं, संजय सरावगी को हम यहाँ सीधे एज नहीं दे सकते हैं। फाइट हुई है, उमेश सहनी ने अच्छी फाइट जो है वो दी है, और कितना अच्छा फाइट दिया है यही जो है वो तय करेगा कि ये सीट जो है वो महागठबंधन जीत पाएगा या नहीं पाएगा। इमोशनल अपील, देखिए यहाँ पे वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार है उमेश सहनी, जिन हालात में मुकेश सहनी मौजूदा वक्त में हैं और उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 15 सीट मिलता है उन्हें, 14 सीट, एक का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है, 14 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, उसमें भी आखिरी मोमेंट पे गौराबोरम सीट पे भी उनको बैक करना पड़ता है। टोटल 13 सीट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले मुकेश सहनी रोने लगते हैं, मतलब कि आप रोने वाले नेताओं में से मुकेश सहनी को मैंने पहले नहीं, कई नेता हैं इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं, रोज आते हैं जाने अनजाने, लेकिन मुकेश सहनी कल फेसबुक लाइव वो आए, उसके बाद रोने लगे, और तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट, देखिए मल्लाह नहीं, निषाद का वोट बैंक पूरे बिहार में 9.4% है, और ये पूरा वोट बैंक जो है मुकेश सहनी के साथ नहीं रहता है। ये एक्चुअल में अगर कहें तो ये एनडीए का वोटर है। मुकेश सहनी कितना तोड़ते हैं, इसी सवाल के जवाब में छुपा है कि क्या महागठबंधन ये सीट निकालेगी या नहीं निकालेगी। कुल 24 उपजातियां हैं, ऐसे निषाद जब हम बोल रहे हैं ना 9.4, इसमें कुल 24 जाति आती है, ठीक है रोहित, और इसमें से कितना तोड़ पाते हैं? अगर 60% निषाद का वोट अगर वीआईपी को जाता है, या 40% एनडीए को जाता है, या फिर एनडीए वाले जो है वो 60% लेने में कामयाब हो पाते हैं, वीआईपी पार्टी 40% ले, इन सब चीजों में ही जो है वो चीज काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ओवरऑल अगर कहेंगे तो मेरे हिसाब से टफ फाइट है इस सीट पे। टफ फाइट है इस सीट पे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हायाघाट सीट है विधानसभा की, रामचंद्र प्रसाद बीजेपी के हैं, श्याम भारती सीपीआईएम के हैं यहाँ पर। और यहाँ पे क्या लग रहा है देवांशु, हायाघाट सीट क्या बीजेपी ले जा रही है या फिर ये लेफ्ट जीत रही है? हायाघाट सीट, देखिए देखिए ये भी दरभंगा दरभंगा जिले में ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। और यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव ने हर वो चाल चली है, मतलब कि उस वाले बेल्ट में जिससे वो जीत पाए। अब हायाघाट सीट को लेकर अभी भी जो हमारे पास सूचना पड़ी, सीपीआईएम की तरफ से श्याम भारती हैं और बीजेपी की तरफ से जो है वो रामचंद्र प्रसाद है। और रामचंद्र प्रसाद 2020 में ही पहली दफा जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो इस बार लग रहा है कि इस बार भी जो है रामचंद्र प्रसाद जो है स्ट्रॉन्ग जोन में है, स्ट्रॉन्ग जोन में। चलिए इसको आगे बढ़ा स्लाइड लेते हैं और जाली विधानसभा की बात करें। जीवेश मिश्रा है, सरकार में मंत्री हैं, ऋषि मिश्रा है कांग्रेस के। यहाँ पर भी ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी यहाँ सीधे फाइट में है। क्या लग रहा है, जीवेश मिश्रा बचा पाएंगे? पिछली बार जाले में जो हुआ, जो लोग दरभंगा के हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा। देखिए दरभंगा पिछली बार भी कांग्रेस ही लड़ी थी, लेकिन इस बार कैंडिडेट चेंज, और इस बार जो है वो ऋषि मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ऋषि मिश्रा एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी लेगेसी है पूरे इलाके में और पूरे दरभंगा में, मतलब कि इनके और इनके परिवार को सम्मान के भाव से जो है वो देखा जाता है। अब सवाल है कि ये सीट निकाल पाएंगे, तो जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके हिसाब से कोशिश बहुत इन्होंने किया है, लेकिन एज जीवेश मिश्रा को। चलिए इसको भी अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं।
इस केवटी विधानसभा की बात करें देवांशु, केवटी विधानसभा में क्या लग रहा है कि यहाँ पर मुरारी मोहन झा बीजेपी के या फिर फराज फातमी आरजेडी के या फिर अनीसुर रहमान AIMIM के यहाँ पे हैं लड़ाई में? देखिए कितना, देखिए क्वेटी एक ऐसी सीट है, देखिए यहाँ जब हम गौर करते हैं तो फराज फातमी जो है यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवार हैं। देखिए एआईएम का भी हमने इसलिए यहाँ पर दिया, हर एआईएम जो है बिहार में 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जो जानकारी हमारे पास पहुंची थी चुनाव से पहले 10 सीट पे तो सीधा फाइट में है ही है। अब सवाल ये है कि क्या फराज फातमी जो है ये सीट निकाल पाएंगे? इस सवाल का जवाब अगर गौर करें ग्राफिक्स पे, तो मुस्लिम का वोट काटने के लिए एक और मुस्लिम उम्मीदवार है यहाँ पर है, और आरजेडी से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरे बिहार भर में कि आरजेडी ने जो है वो मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन कम किया है। 18 सीटें जो हैं आरजेडी ने जो है वो दी हैं। इस बार किसे एज है किसे नहीं है, अगर इस सवाल का अगर हम जवाब दें, देखिए सिटिंग विधायक है मुरारी मोहन झा, इस बार क्या होगा अगर ये देखें तो पिछली बार जो है इस सीट से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो चुनाव यहाँ से लड़े थे, और ये सीट जो है वो 5126 वोटों से मुरारी मोहन झा जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए थे। तो गौर करने वाली बात है, पिछली बार भी आरजेडी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार था और एक ऐसा मतलब कि ब्रांड फेस वाला उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी वो चुनाव लड़े थे, इसके बावजूद हार गए थे। और इस सीट पर ना ही चिराग चुनाव लड़े थे, ना ही वो रालोसपा चुनाव लड़ी थी, उसके बावजूद तकरीबन 5101 वोट से आगे थे। इस बार तो एआईएम है, कुछ तो कटेगा। मैं कह रहा हूँ कि 5000 वोट भी आएगा तो इनका कटेगा ना आरजेडी का, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग जोन में है मुरारी। स्ट्रॉन्ग जोन में है। चलिए यहाँ पे केवटी के बाद आ जाते हैं, ये कुशेश्वर स्थान सीट है यहाँ पर, और कुशेश्वर स्थान कुशेश्वर स्थान ऐसी सीट है। अतिरेक कुमार जेडीयू के हैं यहाँ पर, और गणेश भारती निर्दलीय हैं। यहाँ पर लड़ाई निर्दलीय वर्सेस जेडीयू के बीच में। देवांशु, क्या लग रहा है कुशेश्वर स्थान में, क्या जदयू को एज है या फिर निर्दलीय कुछ खेल बिगाड़ रहा है वहाँ पे? देखिए कुछ हो सकता है। देखिए कुशेश्वर स्थान जो है वो साल 2010 में जो है वो ये विधानसभा जो है अस्तित्व में आती है, और यह है, और 2010 से ही लगातार ये सीट जो है वो जेडीयू के कब्जे में जो है वो रही। 2020 में जो है यहाँ से शशि भूषण हजारी जो है वो विधायक बनते, बीच में उनका निधन हो जाता है। उसके बाद जो है अमन भूषण हजारी जो है उनके बेटे, जो 2021 में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन इस बार जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान के सीट पर अपने सिटिंग विधायक का टिकट जो है वो काट दिया है। कहा जा रहा था कि वो काफी एंटी इनकम्बेंसी में 4 साल में ही उनके खिलाफ हो गई थी, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मतलब कि होली के दिन रोहित टेबल पे बैठ के कुछ गाने का जो है ना, जो विजुअल जो दिख रहा था ना, वो यही आरोप लग रहा था कि इन्होंने मतलब कि ड्रिंक किया, शराब का सेवन किया है। अब क्या वजह रही है, देखिए हर पार्टी का अपना सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर आया होगा कि अमन भूषण हजारी जो है वो उपयुक्त नहीं है, हार सकते हैं, इसलिए अतिरेक कुमार को टिकट दिया गया। और अभी भी मैं कहूंगा कि इस सीट पर अतिरेक कुमार अतिरेक कुमार जो है वो एज है उनको। और गणेश भारती कौन है? गणेश भारती बेसिकली वीआईपी पार्टी के समर्पित उम्मीदवार है। यहाँ पे निर्दलीय लिखा हुआ है, यहाँ पे महागठबंधन वीआईपी आरजेडी नहीं लिखा हुआ, ये निर्दलीय समर्थन किया और वीआईपी पार्टी के हैं। और क्योंकि ये इन्होंने 2 नॉमिनेशन किया था, एक निर्दलीय किया था, एक वीआईपी पार्टी, जो वीआईपी पार्टी वाला नॉमिनेशन किया था वो रद्द हो गया, इसलिए निर्दलीय है और महागठबंधन सपोर्टेड कैंडिडेट है। चलिए, ये हो गया गौरव और रामपुर सीट है। यहीं पे मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी लड़ रहे थे। अचानक से मुकेश सैनी सामने आए, कहा कि भाई को की कुर्बानी दे रहे हैं अफजल अली के लिए, और सुजीत सिंह बीजेपी के हैं यहाँ पर, यानी कि लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस अफजल अली आरजेडी की। हालांकि मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी का भी नाम ईवीएम में था, वोट वहां उसमें भी पड़ा है। क्या गौरव और रामपुर में क्या कह दें कि जीत गए अफजल अली, क्योंकि मुकेश सैनी तो कुर्बानी दी अपने भाई की यहाँ पे? मुझे लगता है कि दरभंगा जिले की ये सबसे हॉट सीट है गौरव बोराम। हॉट सीट इस मायने में हो गई, मतलब कि यहाँ एक तो यहाँ पर संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे थे, खुद मुकेश सहनी को चुनाव यहाँ से लड़ना था, लेकिन आखिरी मोमेंट में इतना टेंशन हाई हो गया सीट शेयरिंग को लेकर, तो मुकेश सहनी को लगा कि अपने भाई को लड़वा देते हैं। लड़ रहे थे, अब जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है कि जो दर्शक है हमारे सबको हाल पता होगा, लेकिन 2 उम्मीदवार थे, फ्रेंडली फाइट, यहाँ पे फ्रेंडली फाइट भी नहीं कह सकते हैं आप, ये ऑफिशियल तौर पर आरजेडी के उम्मीदवार पहले नहीं थे। आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया,
बैकअप प्लान हर दल बनाता है, क्योंकि उस समय सीट शेयरिंग की बात फाइनल नहीं हो रही थी वीआईपी पार्टी से, और टाइम जो है वो बीतता जा रहा था, और गौरा गोराम जाने में भी तो 4-5 घंटे लगते हैं। तो इन्होंने बैकअप प्लान के तहत आरजेडी ने अफजल अली को जो है वो टिकट दे दिया। इस बीच जो है वो सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया और संतोष सैनी यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए। आरजेडी की तरफ से इनको कहा गया कि आप सिंबल जो है वो नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लीजिए, नहीं लिया और लगातार चुनाव में डटे रहे। अंततोगत्वा मुकेश सहनी को अपने भाई की कुर्बानी देनी पड़ी, भाई की कुर्बानी, मतलब एक ऐसी सीट से जहां पर उनका पैतृक गांव आता है और गौरा बनाम से उनका खासा लगाव भी है। हर स्थानीय जहां से होते हैं उनका तो उस विधानसभा से लगाव होते रहता है, लेकिन अंततोगत्वा में मुकेश सहनी को ये लगा कि अगर संतोष सहनी भी रन में रहेंगे तो इसका फायदा जो है वो सुजीत सिंह को जो है हो जाएगा। सुजीत सिंह कौन? सुजीत सिंह जो है वो 2020 में गौरा गोराम से वीआईपी पार्टी की स्वर्णा सिंह जो है वो चुनाव लड़ी थी और जीती थी। राजपूत समाज से आते हैं। इस बार उनके पति हैं सुजीत सिंह, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दो लड़ेंगे ईवीएम में, तो दो लड़ेंगे तो फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को आसानी से था। मुकेश सहनी को जो कह लीजिए, इसीलिए वो कल जो है फेसबुक लाइव आकर वो रो भी रहे थे, जो कह लीजिए। लेकिन गौरा बोराम में जब वोटिंग हुई तो ईवीएम पर आरजेडी का सिंबल भी था, लालटेन भी था, और वीआईपी पार्टी का जो है वो नाव भी था। अब कहा जा रहा है कि जब हमने पता किया तो पता चला कि आज करीब 11 बजे तक जब वोटिंग हो रहा था तो मुकेश सहनी खुद गौरा बोराम में ही मौजूद थे, और कहीं ना कहीं निषाद समाज को जो कर सकते थे कि वोटिंग जो है अफजल अली के पक्ष में उन्होंने दिलवाया। हॉट सीट है, इसलिए थोड़ा डिटेल बात करेंगे क्या होना है। सबकी नजर है कि गौरा बोराम में क्या आरजेडी जीत जाती है ये सीट, क्या बीजेपी वाले सीट फिर से निकालने में कामयाब हो पाते हैं, है या फिर संतोष सहनी। अब ऐसा तो है नहीं कि नाव छाप ईवीएम पे होगा और संतोष सहनी को 0 वोट मिला होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं कहूंगा कि लड़ाई जो है गौरा बोराम में रोचक मुहाने पर हुई है। फाइट जो है वो हुई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये थोड़ा अभी वेट ही करना मुनासिब होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ एज देने की स्थिति में नहीं है। हाँ, फर्स्ट मामला फंसा खत्म। अब ये दरभंगा में 10 ही जिले थे, 10 सीट थी दरभंगा की, हमने बता दिया आपको ओवरऑल, और ये पूरी कहानी दरभंगा की ये है। पिछले बार यहाँ पर आरजेडी भी कमाल कर पाई थी, हालांकि उतनी सीटों पर नहीं। इस बार कई सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा का पूरा हाल बताया हमने कि कौन क्या कहाँ से बढ़त बनाए हुए, कौन जीत सकता है, कौन हार रहा है। तो ये बात दरभंगा जिले की हो गई। अगले वीडियो में बताएंगे बिहार के किसी और जिले की कहानी कि वहां पर वोटिंग के बाद क्या क्या हुआ।